हम लोग पढ़ रहे हैं लोग एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स का है, ध्यान समझना। इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। देखो ये इपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो अपर मोस्ट पार्ट पे रहता है, मतलब ऊपर से या फिर अंदर से। तो ऊपर से भी अगर कोई ऑर्गन है तो जैसे मतलब कि हार्ट है तो ऊपर से भी अपर मोस्ट पोर्शन पे रहेगा, और जो काट रही है तो अंदर से जो अपर मोस्ट पोर्शन आएगा, समझ हम क्या बोल रहे हैं? जैसे कि ये अंदर से जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है, अंदर से जो सबसे ऊपर वाला है वहां पे प्रेजेंट रहेगा। तो बेसिकली इसका काम है या तो ऊपर से है तो कवरिंग करेगा, अगर अंदर से है तो लाइनिंग करेगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में बीच में दूसरा टिश्यू रहता है। तो ये इपिथेलियल टिश्यू अपर मोस्ट पे रहता है, ऊपर से या फिर अंदर से कवरिंग करेगा या फिर लाइनिंग करेगा। अब ये इपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप से होता है, एक सिंपल इपिथेलियम और एक कंपाउंड इपिथेलियम। अगर एक लेयर में है, एक के लेयर में जो सेल का लेयर है वो एक के लेयर में सेल है तो उसको बोलेंगे सिंपल इपिथेलियम। और अगर लेयर एक से ज्यादा है, मल्टी लेयर में प्रेजेंट है, एक से ज्यादा लेयर में प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा कंपाउंड। अब बहुत ज़्यादा जगह है जैसे कि जहाँ पे एक से ज्यादा लेयर जरूरी है, ज्यादा मजबूती देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है तो वहां से समझ में आएगा कि आखिर क्यों वहाँ पे एक ही लेयर में है और क्यों वहाँ पे एक से ज्यादा लेयर में है, ये बात समझ में जाएगा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि एक लेयर में है तो सिंपल इपिथेलियम, एक से ज्यादा लेयर में है तो कंपाउंड इपिथेलियम। अब सिंपल इपिथेलियम 1 2 3 बेसिकली 3 पार्ट नहीं होता है, 3 टाइप्स का होता है, स्क्वेमस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम और कॉलमनर इपिथेलियम। स्क्वेमस मतलब ऊपर से मतलब कोई भी एक डिस्टॉर्टेड शेप का हो, समझ रहा है ना? बेसिकली स्क्वेमस शेप का होता है तो इसको बोलेंगे हम लोग, मतलब पतला थिन होता है, फ्लैट होता है, थिन होगा। और जो सेल होगा, सेल का जो मतलब अपर मोस्ट पोर्शन होगा वो थिन होगा और फ्लैट होगा, तो वो आ जाएगा स्क्वेमस इपिथेलियम में। और क्यूबॉइडल में क्यूब शेप का होगा, मतलब जो अपर मोस्ट पोर्शन होगा वो कैसा शेप का होगा? क्यूब, मतलब पीछे से भी उधर रहेगा तो क्यूब शेप का होगा, समझ में रहा है ना? क्यूब शेप का रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग क्यूबॉइडल इपिथेलियम। और कॉलमनर लंबा लंबा पिलर के जैसा, पिलर लाइक, पिलर के पतला रहता है, लंबा लंबा रहता है, नहीं ऐसे पिलर से नहीं रहता है। तो अगर कुछ इस शेप का रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं लोग कॉलमनर इपिथेलियम। इसमें बेस में रहता है, नीचे के साइड में रहता है। तो ये हो गया कॉलमनर इपिथेलियम। अब इसके बाद ये दोनों इपिथेलियम है, ये दोनों का ही मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब ये दोनों ही मॉडिफाइड होता है तो सिलिएटेड इपिथेलियम या ग्लैंडुलर इपिथेलियम बनता है। हम ये बोल रहे हैं कि क्यूबॉइडल इपिथेलियम या फिर कॉलमनर इपिथेलियम, अगर इसके ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं सिलिया, कहीं पढ़ा हुआ सब नाम सुना सब, सिलिया फ्लैजेला नहीं सुना सब? अच्छा, तो अगर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लोग सिलिया। तो अगर कहीं कहीं पे क्यूबॉइडल इपिथेलियम या कॉलमनर इपिथेलियम के अपर मोस्ट फेस पे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको सिलिया बोलते हैं, तो किसी क्यूबॉइडल या कॉलमनर पे जिस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे लोग सिलिएटेड इपिथेलियम, है ना? और कहीं कहीं कोनो में जैसे कि ग्लैंड्स वगैरह में होता है, ग्लैंड का काम क्या है? सेक्रीशन करना, एंजाइम्स का, जूस का, हार्मोन्स का, कुछ भी का सेक्रीशन करना। तो अगर कोई इपिथेलियम चाहे क्यूबॉइडल हो या फिर कॉलमनर हो और इस सब का काम स्पेसिफाइड हो जाए कि सिर्फ सेक्रीशन ही करना है, इसके अलावा दूसरा कोनो काम नहीं करना है, तो अगर सिर्फ सेक्रीशन के लिए ही स्पेसिफाइड हो जाएगा तब तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्लैंडुलर इपिथेलियम, क्योंकि ग्लैंड का काम ही है सेक्रीशन करना। इसके लीवर क्या करता है? बाइल को सेक्रेट करता है। कहीं पे और जैसे कि पैनक्रियाज ग्लैंड है तो पैनक्रियाटिक जूस या पैनक्रियाटिक हार्मोन को सेक्रेशन करेगा। तो अगर कहीं भी बॉडी के अंदर में कोई भी ग्लैंड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कुछ ना कुछ सेक्रेट ही करेगा। तो अगर सेक्रीशन के लिए हो जाए, मतलब इसका काम, ये सबका फंक्शन हो कि तुमको सिर्फ सेक्रीशन ही करना है। हाँ, क्यूबॉइडल का सिलिएटेड ना, हम लूपर लगा दिए हैं तो सिलिएटेड हो गया है, समझ रहे ना? अगर ये नहीं है तब तो ये तो सिंपल क्यूबॉइडल या कॉलमनर है। अब इस सब का काम हो जाए कि भाई तुमको प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं, तुमको सिर्फ सेक्रीशन करना है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। अगर इसका फंक्शन सिर्फ सेक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाए
कि बस पर्टिकुलर ये काम करना है, तब इसी को अब हम लोग क्या बोल देंगे लोग, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो ये बेसिकली यही मेन बेसिक तो तीनों को टाइप है, और ये दोनों इसी दोनों का मॉडिफाइड है। सिलिया आ गया तो सिलिएटेड इपिथेलियम, और सिर्फ सेक्रीशन कर रहा है तब बोलेंगे इसको हम लोग ग्लैंडुलर इपिथेलियम। अब दूसरा है मस्कुलर टिश्यू। अब वही अब कवरिंग या लाइनिंग के बीच में प्रेजेंट रहेगा मसल, नहीं होता है क्या? हाँ, लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे जैसे कि सबसे ऊपर वाला होगा इसके स्किन में प्रेजेंट रहता है इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब उसके नीचे प्रेजेंट रहता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव का काम है कनेक्ट करना। क्या करना? तो ये देख लो, तो कनेक्टिव टिश्यू का काम है कनेक्ट करना। जब स्किन को, अब कुछ तो है, और स्किन निकालोगे तो स्किन को अंदर में मसल से चिपके रहता है। चिकन वगैरह हम लोग खाते हैं लोग, तो हमें स्किन से खींचना पड़ता है, तब मसल्स नीचे और स्किन ऊपर होता है। अगर वहीं एक बार पक जाता है, चिकन वगैरह पक जाता है, तब आसानी से हम लोग स्किन हटा देंगे लोग। कभी कभी तो मतलब बिना स्किन वाला ही चिकन आदमी अक्सर खरीदता है, लेकिन अगर स्किन वाला ही हम लोग खरीद लो तो स्किन हटा देंगे तो नीचे मसल्स आ जाएगा, फिर मसल्स को हम लोग निकालेंगे लोग, चावल मिला के आदमी खाएगा। अभी समझ है ना? खैर, तो स्किन जो वाला बात हो गया वो क्या हो गया, इपिथेलियल। उसके नीचे जो मसल्स है वो हो गया मस्क्यूलर। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अब शुरू में तो जितना आसानी से पकने के बाद निकल रहा था, उस कच्चा में उतना आसानी से छोड़ेगा, तो कुछ तो है जो स्किन को, मतलब इपिथेलियल को मसल्स के बीच में है, ये दोनों को चिपकाए हुए है, तो उसी को बोलते हैं लोग कनेक्टिव टिश्यू। दो गो डिफरेंट टिश्यू को कनेक्ट करता है, साधता है, पकड़ के रखता है। तो ये स्किन और उसके बीच में रहता है, जैसे कि एरियोलर टिश्यू, कहाँ गया रे, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एडिपोज बेसिकली फैट्स लेयर है, एरियोलर टिश्यू भी स्किन के नीचे ही रहता है, स्किन और मसल्स के बीच में, और एडिपोज टिश्यू भी स्किन और मसल्स के बीच में रहता है। तो बेसिकली एडिपोज फैट्स लेयर है, यानी बॉडी का इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। फैट्स इंसुलेटर है, मतलब हीट को इसके बॉडी से बाहर नहीं होने देता है, चाहे बाहर का हीट अंदर, मतलब वो एक इंसुलेटर का काम करता है, हीट इंसुलेटर का काम करता है। वहीं जो एनिमल सब पोल पर रहता है, सब कहाँ पे रहता है, सब लोल पर ना, पोल पर, मतलब खड़ा जब पोल हला जाता है पोल पर ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं हम, समझ आ रहा है ना? पीछे घूम के देख रहे हैं कि पोल पर खड़ा है कि नहीं है, पोल पर नहीं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, जहाँ ठंडा बहुत ज्यादा लगता है, 6 महीने लगता है बर्फ जमा रह जाएगा, तो वहाँ पे तो ठंडा लगता है बहुत बिजोड़, सुना सब। तो वहाँ पे उस सब के बॉडी में जो एडिपोज लेयर होगा ना, बहुत मोटा मोटा होगा, ताकि अंदर से हीट ज्यादा स्केप ना करे, अंदर का हीट अंदर ही रहे। हम लोग में पतला लेयर रहेगा, हम लोग का तो बेसिकली मौसम ज्यादा गर्मी रहता है, नहीं खैर। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि एरियोलर और एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट रहा है, मसल्स और स्किन के बीच में। नहीं, वही पका देने के बाद टिश्यू गल जाता है, जिसके चलते वो छोड़ देता है। तो कच्चा है तो टिश्यू एकदम पकड़े हुए है, जकड़े हुए है, आसानी से छूटता नहीं है। ये पकड़े हुए है कि नहीं है? अच्छा, अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, टेंडन और लिगामेंट। देखो, टेंडन का क्या मतलब, कच्चा मीट में जैसे हड्डी को पकड़ के हड्डी से मांस को अलग करना, अलग होगा क्या? नाखून टूट जाएगा, लेकिन आसानी से अलग चाकू से निकालना पड़ेगा तब अलग, लेकिन हाथ से अलग हो पाएगा। लेकिन वही अगर चिकन बन जाए तो आसानी से पकड़ के गुदा आदमी अलग कर देगा हड्डी से। तो ध्यान से, कुछ तो है जो हड्डी से गुदा को साटे हुए है, पकड़े हुए है, तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट रहता है क्या, टेंडन। पका देने के बाद टेंडन गल जाएगा, टेंडन का बाजार साफ हो जाएगा, तो आसानी से एक हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं है। हम थाली में एक हाथ से पकड़ खींचेगा तो हड्डियों ने मांस क्या हो जाएगा कि मसल्स ऊपर निकल जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये टेंडन क्या कर रहा है, पकड़ने का काम कर रहा है, साटने का काम कर रहा है, किसको अटैच करने का काम कर रहा है, मसल्स को और बोन को, याद रहेगा। अच्छा, लिगामेंट का काम है दो बोन को कनेक्ट करना। हम लोग बॉलिंग करते हैं, गिर जाते हैं तो यहाँ से हड्डी टूट गया, चलिए हड्डी टूटने का मतलब यहाँ थोड़ी भाई हड्डी दो हो गया, यहाँ से सॉकेट में पकड़े हुए है, अलग अलग हो जाएगा। सॉकेट से जहाँ पे हड्डी है, सॉकेट से क्या हुआ कि अलग हो जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं कि हड्डी टूट गया है। तो क्या करता है सब, डॉक्टर सब लोग बैठा देगा, सब प्लास्टर कर देगा सब, कि कुछ दिन के लिए मूवमेंट ना हो, और जितना दिन के लिए तुम वहीं रहेगा, फिर ये दोनों के बीच में लिगामेंट बन जाएगा। टूट गया, मैंने लिगामेंट छोड़ दिया, लिगामेंट टूट गया, अब डॉक्टर ने बैठा के फिर छोड़ दिया। अब डॉक्टर को बीच में मसाला थोड़े लगाया है, फेविकल थोड़े डाला है, लगा के छोड़ दिया, साट दिया, अब इसे मूवमेंट नहीं करेगा, ऐसे दोनों हड्डी ऐसे ही रहेगा। अब इसके और इसके बीच में
क्या बन जाएगा कि लिगामेंट बन जाएगा, और फिर बाद में जब देखेगा तो पकड़ लिया है, मतलब लिगामेंट बन गया तो फिर पट्टी काट देगा, क्या बन गया है, अब छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, अब इन्हें हिला कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो लिगामेंट का काम यह है कि बोन को बोन से पकड़ के रखता है, एक कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट कर रहा है। देखो आगे पढ़ेंगे लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड, लिम्फ, अभी ब्लड के बारे में पढ़ो, ब्लड भी कनेक्ट करता है। देखो ना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं लोग, तो इंटेस्टाइन से सामान को लेके गया, इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में गया, अब वहां से लेके गया हार्ट में, सुन रहा है सब, हार्ट से लेके गया किडनी में, किडनी से फिल्टर सबको लेके गया सेल्स तक, तो ये सब चीज को लंग्स से ब्लड को लेकर आ रहा है, मतलब प्यूरिफाई लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है किडनी में, समझ रहे ना, सॉरी हार्ट में। तो ये सब ऑर्गन को ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फंक्शन के थ्रू एक ऑर्गन को दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। तो ये बोन तो समझिए रहा है, तो ये सब वो चीज है जो कनेक्टिव टिश्यू है, समझ रहे ना, मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कनेक्टिव टिश्यू के बाद अब हम लोग इसमें आते हैं मस्कुलर टिश्यू में। अच्छा ठीक, सबके बारे में पढ़ाई तो पढ़वे करेंगे हम लोग, नहीं अभी बस हम बता रहे थे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस, स्पेशलाइज्ड। अब ऐसा क्यों होता है, जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स का, एरियोलर और एडिपोज, दोनों स्किन के अंदर रहेगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब टेंडन और लिगामेंट। एक टेंडन क्या करेगा, मसल से बोन को कनेक्ट करेगा, और लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करेगा जॉइंट्स पे। स्पेशलाइज्ड में फ्लूइड मतलब लिक्विड तरल रहता है, ब्लड और लिम्फ। अब बोन और कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन को कार्टिलेज बोलते हैं। चिकन चिबाने पे कचर कचर लगता है, कौन चीज सब टिप ऑफ नोज, सब कार्टिलेज ही है। कौन बोन तो हड्डी दांत से टूटेगा नहीं, शुरू के हम लोग उसका फिर उसको बिक देते हैं। कौन बोन सॉफ्ट होता है तो कचर कचर करता है, जो कचर करता है तो वो होता है कार्टिलेज, और जिसको चूस रहा तुम एकदम घींच ले रहा अंदर से पूरा रेड वाला, वो हो गया बोन। बोन तो सब कोई जानता है। तो कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करें तो मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स का है, स्मूथ, स्केलेटल और कार्डियक। स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, क्या क्या ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है। स्केलेटल भी ज्यादातर बोन से जो मसल से जुड़ा हुआ रहता है, समझ में आ रहा है ना, जिसको एक टेंडन पकड़े हुए है, तो वो सब ज्यादातर मसल्स कौन सा मसल्स रहता है, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल सिस्टम हम बोन में ही पढ़ते हैं, तो वो सब मसल्स को बोलते हैं हम लोग स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल्स बहुत ही पर्टिकुलराइज्ड है, ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट रहेगा, दूसरा जगह प्रेजेंट नहीं रहेगा। नहीं, कार्डियक सेल हार्ट में प्रेजेंट रहता है, तो नहीं, इसलिए कार्डियोलॉजी, हार्ट के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट रहेगा, बाकी दूसरा कोई ऑर्गन में प्रेजेंट नहीं रहेगा। और न्यूरल टिश्यू में नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग कि कैसे मैसेज किसी बॉडी पार्ट से ब्रेन तक आता है, और उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट होकर ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक जाता है। नॉट ओनली ब्रेन तक, इवन स्पाइनल कोड तक या ब्रेन तक जाता है, और फिर वहां से मैसेज बॉडी पार्ट्स तक जाता है कि कब कौन सा ऑर्गन को, कौन सा बॉडी पार्ट्स को कौन सा फंक्शन करना है, तो वो डिसीजन स्पाइनल कोड या फिर ब्रेन से ही आता है। तो वो सब जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू। जब हम लोग न्यूरॉन ये सब के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे न्यूरॉन मतलब वही नर्व सेल, नस, न्यूरॉन, जिसमें खून बह रहा है वो नस ना, जिससे मैसेज जा रहा है वो वाला न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो वो पढ़ना हम लोग को नर्वस टिश्यू में, कोई दिक्कत नहीं है ना। टिश्यू तो 2 टाइप का था, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो हम लोग एनिमल टिश्यू से पहले शुरू कर रहे हैं। तो एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स का, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, जो भी हो। अब एपिथेलियल टिश्यू से शुरू कर रहे हैं। तो हम बोले उस दिन बताए थे कि वैसा टिश्यू जो अपर मोस्ट पोर्शन में हो, तो अगर किसी भी हम ऑर्गन के बारे में, किसी बॉडी पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर हो, या तो ऊपर से सबसे ऊपर हो या अंदर से सबसे ऊपर हो। अंदर से ऊपर का मतलब सबसे बाहरी वाला पार्ट, समझ में आ रहा है ना। तो ऊपर से कवरिंग करे चाहे अंदर से लाइनिंग करे, तो वो वाला टिश्यू को बोलते हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू का बेसिक प्रोटेक्शन वाला काम होगा, चाहे सेक्रेशन वाला काम होगा, खैर। तो अब एपिथेलियल टिश्यू भी होता है कितने टाइप्स का, बेसिकली तो 2 टाइप्स का ही होता है, एक सिंपल एपिथेलियम और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। तो वैसा एपिथेलियल टिश्यू जो सिर्फ एक लेयर से बना हुआ है, मतलब एक सेल का एक लेयर है,
ग्रुप ऑफ सेल्स है लेकिन वो ग्रुप ऑफ सेल्स का एक ही लेयर है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। और अगर एक से ज्यादा लेयर से बना हुआ है, मल्टी लेयर है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले इतना बात लिख लीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे लोग एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू इतना तो पता है कि जो टिश्यू एनिमल में प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं एनिमल टिश्यू। प्लांट वाला प्लांट में पढ़ा जाएगा ना। तो एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स का होता है, इपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और लास्ट वाला हो गया नर्वस टिश्यू ना। इस सबका अपना अपना काम है। लास्ट क्लास में लोग थोड़ा थोड़ा झलक के रूप में डिस्कस किए थे, देखे थे लोग। बाकी इलेबोरेट करके तो अब शुरू कर रहे हैं इपिथेलियल टिश्यू से। The epithelial tissue, the tissue which are present, ध्यान से, in outermost portion of organ या cavity। अब organ के outermost portion पे रहेगा तो ऊपर से outermost portion पे रहेगा, है ना। और cavity में outermost portion पे रहेगा तो नीचे से outermost portion पे रहेगा। स्पेस, होल, छेद, खाली स्पेस जहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट रहता है, समझ रहे ना। तो बॉडी में कैविटी, बकल कैविटी, जहाँ पे अंदर में टीथ है, टंग है, लोग खाना खाते हैं लोग, तो जिस स्पेस में, खाली स्पेस में लोग खाना को रखते हैं, लोग चबाते हैं लोग, उस स्पेस को बोलते हैं हम लोग बकल कैविटी। कैविटी मतलब खाली स्पेस, कहीं कैविटी रहेगा और मतलब खाली स्पेस है। जितना भी ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट है सब कैविटी में ही प्रेजेंट है। मसल्स में घुस के छेद करके मसल्स में प्रेजेंट नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं खाली जगह रहेगा वहाँ पे मसल्स पर। इसके ऊपर में चेस्ट रीजन में होता है थोरेसिक कैविटी, तो इतना जो खाली स्पेस है, पीछे से मतलब बैकबोन है मसल्स से रिब के, तो वो खाली, इतना जो पूरा खाली है। अब रिब केज के अंदर में पूरा खाली रहेगा। अब वही लोग खाली स्पेस में लंग्स है, हार्ट प्रेजेंट है, उस खाली स्पेस में प्रेजेंट है, ये कैविटी को बोलेंगे थोरेसिक कैविटी। स्टोमक रीजन में एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे स्टोमक है, लीवर है, डायफ्राम के नीचे लीवर प्रेजेंट है, पैनक्रियाज है, तो उसे कैविटी में ही कोई ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट रहता है। चाहे अगर कोई ऑर्गन को ही काट दो तो अंदर से तो खाली स्पेस नहीं मिलेगा। जैसे हार्ट है तो खाली स्पेस नहीं, कहीं तो ब्लड उसके चैम्बर के अंदर में जा रहा है, तो सब में, हाँ सब में होता है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर कहीं अंदर में कोई कैविटी है तो कैविटी में रहेगा तो वो अंदर से लाइनिंग करेगा नहीं, तो अगर ऑर्गन के ऊपर है तो उसको ऊपर से कवरिंग कर रहा है, और कैविटी में है तो कैविटी में भी आउटर मोस्ट है लेकिन अंदर से नहीं। वही बात बोल रहे हैं कि द टिश्यू व्हिच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन में फ्रॉम आउटसाइड, ऊपर से, और कैविटी में रहेगा तो ऊपर से आउटर मोस्ट ही रहेगा लेकिन अंदर से फ्रॉम इनसाइड। तो ये कौन सा टिश्यू होगा? इपिथेलियल टिश्यू। लास्ट में तुम लोग लिखने का लिख सब कॉल्ड इपिथेलियल टिश्यू, कॉल्ड इपिथेलियल टिश्यू। बाद में भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स सरफेस इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम वन साइड व्हिच फेसेस आइदर इन्वायरमेंट और बॉडी फ्लूइड। ध्यान से बात समझना। जैसे कि स्किन में क्या है, आउटसाइड से है, स्किन में एक सरफेस हमें सब रहे। जैसे अगर हम स्किन के इपिथेलियल के बारे में बात करेंगे तो नीचे वाला क्या, नीचे तो एडुलर है, एडिपोज है, तो नीचे वाला फ्री नहीं है, ऊपर वाला सरफेस फ्री है जो आउटर इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, आउटर इन्वायरमेंट से एक्सपोज है, आउटर इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है। और अगर लाइनिंग में है, कैविटी में है, जो बॉडी का फ्लूइड अंदर जाता है वो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा है। स्टमक में अंदर से जो लाइनिंग है, स्टमक में खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है कि वो सब उसको फेस कर रहा है। नहीं तो फिलहाल के लिए तो फ्लूइड हुए हुआ, हालांकि बॉडी फ्लूइड वाटर को नहीं बोलते हैं, नहीं तो उसको फेस कर रहा है। और कोई कैविटी में है तो कोई भी बॉडी फ्लूइड को, ब्लड को फेस करेगा नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि अगर अपर मोस्ट पोर्शन पर है नहीं तो उसका फ्री सरफेस आउटर इन्वायरमेंट को फेस करेगा। और कैविटी में है तो अंदर में तो बॉडी फ्लूइड खाली तो रहेगा नहीं, तो पूरा का पूरा बॉडी फ्लूइड से खाली स्पेस तो कोई रहता नहीं है। तो बॉडी फ्लूइड को, चाहे वो ब्लड हो चाहे लिम्फ हो, ब्लड बॉडी फ्लूइड को क्या करेगा कि फेस करेगा। इट्स सरफेस इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम वन साइड व्हिच, फ्री वाला ही, व्हिच फेसेस आइदर इन्वायरमेंट और बॉडी फ्लूइड। समझ में आ रहा होगा, इन्वायरमेंट को कौन, जो अपर वाला होगा, मतलब आउटसाइड से आउटर मोस्ट वाला होगा, और बॉडी फ्लूइड को कौन फेस करेगा, जो मतलब अपर मोस्ट रहेगा लेकिन इनसाइड से कैविटी वाला। द सेल्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू आर वेरी कॉम्पैक्टली, मतलब टाइटली पैक्ड। तो इपिथेलियल टिश्यू का बहुत टाइटली क्या रहता है कि पैक रहता है, मतलब कि टाइटली पैक रहेंगे और हटाने पे सब सेल अलग अलग हो जाए।
दिक्कत वाला बात है ना कहीं कवरिंग करे तो चाहे लाइनिंग करे तो वो अंदर के फेस को प्रोटेक्ट करना है, कहीं ना कहीं कम या ज्यादा प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। आगे पढ़ेंगे कंपाउंड इपिथेलियम का मेन काम ही होता है प्रोटेक्शन करना। जैसे स्किन में कंपाउंड इपिथेलियम है, इसका मेन काम ही है क्या करना कि प्रोटेक्शन करना। बाहर से कोई चीज आए हल्का सा इस टिश्यू से होते हुए अंदर घुस जाए तो फिर इसके रहने से कोनो फायदा है, इसे कवरिंग से कोनो फायदा है। कवरिंग वो जो प्रोटेक्शन दे ज्यादा या कम, माइनर या मेजर। तो जो सेल होता है वो एकदम कॉम्पैक्टली पैक रहता है, टाइटली पैक रहता है। सेल का मिल के टिश्यू बनेगा, जो एक सेल देख दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्या होता है कि टाइटली पैक रहता है। और जब टाइटली पैक रहेगा जब सेल, तो दोनों सेल के बीच में स्पेस ज्यादा होगा या कम होगा, तो दोनों सेल के बीच में मटेरियल ज्यादा होगा या कम होगा। ये बात समझ रहा है, वही बात लिखे हैं कि देयर इज वेरी लेस इंटरसेलुलर मटेरियल, मतलब मटेरियल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द सेल इन दिस टिश्यू। इन टिश्यूज में इपिथेलियल टिश्यू चूंकि कॉम्पैक्टली पैक्ड है, सेल के बीच में स्पेस नहीं, दूर दूर रहता, बीच में स्पेस रहता, वहां पे मटेरियल प्रेजेंट रहता। बहुत सारा सेल होता है जो लूजली पैक्ड होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसके बीच में मैट्रिक्स वगैरह मटेरियल्स होते हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये सेल के बीच में मैट्रिक्स बहुत कम रहेगा, तो कहने का मतलब ये है कि टाइटली पैक्ड है, स्पेस नहीं है, स्पेस बहुत कम है, तो जब सब सामान भी वैसे उसी तरह से रहेगा। तो याद रखना इपिथेलियल टिश्यू चूंकि होता है कॉम्पैक्टली पैक्ड, टाइटली पैक्ड, इसलिए इनके बीच में मटेरियल्स नहीं, बहुत वेरी लेस इंटरसेलुलर मटेरियल्स। हाँ, अब इपिथेलियल टिश्यू फर्दर दो टाइप्स का है, लेयर के अकॉर्डिंग, एक लेयर में है कि एक से ज्यादा लेयर में है। अगर एक लेयर में है तो उसको बोलेंगे सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, और एक से ज्यादा लेयर में है, मल्टी लेयर में, तो क्या बोलेंगे कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। और इपिथेलियल टिश्यू थोड़ा सा कहने में लिखने में बड़का भी हो रहा है, कहने में बड़का हो रहा है। इपिथेलियल टिश्यू को जस्ट इपिथेलियम भी हम लोग बोल सकते हैं। जब इपिथेलियल टिश्यू बना हुआ है सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम, तो इपिथेलियम बोलने में थोड़ा इजी लग रहा है, दो वर्ड में नहीं है तो थोड़ा सा तो इजी हुआ। फिर भी इपिथेलियल थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, लेकिन फिर भी इपिथेलियल टिश्यू कहने से तो ज्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है इपिथेलियम में। इपिथेलियल टिश्यू को हम लोग इपिथेलियम जस्ट रेफर कर सकते हैं। अब इन दोनों के बारे में लिख लिया जाए। सिंपल इपिथेलियम, कंपाउंड इपिथेलियम। इपिथेलियल टिश्यू दो टाइप्स का होता है, मतलब इपिथेलियम दो टाइप्स का, सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम। The epithelium, which is composed of only one layer of cell called simple epithelium. तो सेल का एक लेयर है, समझ आ रहा है। तो जो भी सेल है तो सेल का लेयर एक है, एगो से ज्यादा लेयर नहीं है, एक ही लेयर है सेल का। तो ये इपिथेलियम को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल इपिथेलियम। दे आर जनरली सॉफ्ट, एगो लेयर है तो सॉफ्ट होगा, डेलिकेट मुलायम होगा, वही ना बोल रहे हैं कि दे आर जनरली प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ कैविटी। तो कैविटी के लाइनिंग में अंदर से, ऊपर में रहेगा तो कवरिंग, अंदर में रहेगा तो लाइनिंग। तो कैविटी के ऑर्गन के डक्ट्स, ब्लड वेसल्स, ये सब के लाइनिंग में प्रेजेंट रहता है। वहीं डक्ट मतलब पाइप जिससे होते हुए बॉडी फ्लूइड फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब ब्लड वेसल्स में आते हैं, तो इससे होते हुए ब्लड फ्लो करता है। डक्ट मतलब क्या, नली, पाइप, थिन पाइप जिससे होते हुए बॉडी फ्लूइड फ्लो करता है। तो ये हो गया किसके बारे में, सिंपल इपिथेलियम के बारे में। और कंपाउंड तो समझ में आ रहा है, वो एक लेयर में है और इसमें लेयर एक से ज्यादा है, तो वैसा इपिथेलियम। अब इसी के ऊपर, अब इसी का लेयर लगा दो, नहीं इसी का लेयर लगा दो, तो अगर एक से ज्यादा लेयर में प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड इपिथेलियम। ज्यादा लेयर में रहेगा तो मजबूत रहेगा, तो उसका काम प्रोटेक्शन, कवरिंग करेगा। ऊपर से क्या करेगा कि कवरिंग करेगा, कवरिंग का मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एक लेयर का है तो उसको तोड़ना डेलिकेट ना, सॉफ्ट है, आसान है, टीयरिंग करना आसान है। लेकिन एक से ज्यादा लेयर है तो मजबूत है। ठीक, प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए दे आर प्रेजेंट इन कवरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन। वो लाइनिंग में प्रेजेंट रहेगा और ये ज्यादातर कवरिंग में, ऊपर से कवरिंग में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि फेस करना एनवायरनमेंट को, जैसे कि स्किन वगैरह में, बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह का कवरिंग में प्रेजेंट रहता है। खैर, और सिंपल इपिथेलियम के बारे में हम और आगे पढ़ना है। सिंपल इपिथेलियम बेसिकली और उनके टाइप्स के बारे में मार्कर ने जवाब दे दिया है कल। अब सिंपल इपिथेलियल टिश्यू वैसा टिश्यू जो एक लेयर से बना रहता है उसको बोलेंगे हम लोग सिंपल इपिथेलियम, और जो एक से ज्यादा लेयर से बना रहता है कंपाउंड इपिथेलियम। अब सिंपल इपिथेलियल अब देखेंगे हम लोग कि सिंपल इपिथेलियम फर्दर
उसको डिवाइड किए गए हैं हम लोग 5 टाइप्स में। सबसे पहले का क्या है? चलो बात समझो। तो अब हम लोग को पढ़ना है इपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में और उन सब के बारे में एक्सप्लेन करके। तो इपिथेलियल टिश्यू को फर्दर, इपिथेलियल टिश्यू तो खुद है इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम। अब सिंपल इपिथेलियम को डिवाइड किया गया फर्दर 5 टाइप्स में। सबसे पहले स्क्वैमस इपिथेलियम, दूसरा वाला क्यूबोइडल इपिथेलियम, कॉलमनर इपिथेलियम। मेन तो यही 3 को पार्ट है और इसमें से क्यूबोइडल और कॉलमनर का बाकी दोनों मॉडिफाइड पार्ट है, जिसको बोलते हैं सिलिएटेड इपिथेलियम और ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं स्क्वैमस इपिथेलियम के बारे में। देखो, वो इपिथेलियल टिश्यू जिसका सेल थिन है, सॉफ्ट है, फ्लैट है, इरेगुलर बाउंड्री है, मतलब अब क्यूबोइडल बोलते हैं, क्यूब का एक इरेगुलर बाउंड्री रहता है कि ऐसे रहेगा तभी उसको क्यूब बोलेंगे। वो कॉलमनर एक कॉलम के जैसे रहेगा तभी कॉलमनर बोलेंगे। लेकिन बस स्क्वैमस, इसमें कोई स्पेशल खाचा बाउंड्री नहीं है। हाँ, तो इसका इरेगुलर बाउंड्री है और ये ज्यादातर प्रेजेंट रहता है लाइनिंग करने में, पतला है और वो जगह पे ज्यादा प्रेजेंट रहेगा जहाँ पे डिफ्यूजन वगैरह होता है, मतलब मटेरियल्स एक सेल से दूसरे सेल में, मतलब एक ओर से दूसरा ओर क्या होता है कि ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है, ज्यादातर प्रेजेंट स्क्वैमस इपिथेलियम वहाँ पर रहेगा। जैसे एल्वोलाई में, लंग्स में प्रेजेंट रहता है एयर सैक, एल्वोलाई। अब जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं लोग, जैसे लंग्स में एयर गया तब ऑक्सीजन एल्वोलाई से चला गया ब्लड वेसल्स में और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया वापस एल्वोलाई में, फिर बाहर निकल के लंग्स से होते हुए, मतलब लंग्स में तो वो है ही है, फिर बाहर निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के जो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है एल्वोलर, मतलब एल्वोलर सैक और ब्लड वेसल्स, इसमें प्रेजेंट रहता है। वो सब जगह जहाँ पे डिफ्यूजन ज्यादा होता है, समझ में रहा ना, मटेरियल्स इधर से उधर, उधर से इधर ज्यादा होता है, तो ये सब जगह पे ज्यादा प्रेजेंट रहता है। और भी एग्जांपल्स देखेंगे, डक्ट, ब्लड वेसल्स के डक्ट वगैरह में प्रेजेंट रहता है कौन? स्क्वैमस इपिथेलियम। स्क्वैमस इपिथेलियम जिस सेल से बनता है, उन सेल में न्यूक्लियस बेसिकली सेंटर में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि आगे पढ़ेंगे कि क्यूबोइडल में भी, क्यूबोइडल इपिथेलियम के सेल में भी न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, कॉलमनर में बेस में रहता है, मतलब बीच से नीचे साइड, नीचे वाले पोर्शन में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अभी इतना बात लिख लिया जाए। भाई हम लोग पढ़ रहे हैं लोग सिंपल इपिथेलियम के बारे में, नहीं, इपिथेलियम दो था ना, एक सिंपल और एक कंपाउंड, एक लेयर में और एक से ज्यादा लेयर में। तो सिंपल इपिथेलियम में देखे थे कि सिंपल इपिथेलियम के फर्दर 5 टाइप होता है, स्क्वैमस इपिथेलियम, क्यूबोइडल इपिथेलियम, कॉलमनर, सिलिएटेड और सबसे लास्ट ग्लैंडुलर। मेन तो ये तीनों है, बाकी जो ये सिलिएटेड और ग्लैंडुलर इपिथेलियम है, यही ये दोनों का मॉडिफाइड वर्जन है। अब स्क्वैमस इपिथेलियम फर्स्ट वाला पार्ट के बारे में, दे आर जनरली थिन, फ्लैटेंड, मतलब फ्लैट एंड डेलिकेट, डेलिकेट मतलब सॉफ्ट, मतलब उतना रफ नहीं, रफ हाँ चिपटा, फ्लैट, पतला है, थिन और सिंगल लेयर में हमेशा प्रेजेंट रहेगा। इपिथेलियल टिश्यू हैविंग इरेगुलर बाउंड्री, मतलब इसके सेल का बाउंड्री एक रेगुलर सर्टेन बाउंड्री नहीं होता है, इरेगुलर बाउंड्री होता है। They are mostly present in region where diffusion of material takes place regularly as diffusing membrane, मतलब ज्यादातर स्क्वैमस इपिथेलियम डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन के रूप में उस जगह पे प्रेजेंट रहता है जहाँ पे मतलब मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन पढ़े ना हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में, एक्टिव पैसिव, पैसिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, यहाँ पे मटेरियल्स का कंटिन्यूअसली डिफ्यूजन होता है, इस पार से उस पार और मेम्ब्रेन से होकर उस पार से इस पार। तो ये सब जगह पे ज्यादातर क्या प्रेजेंट रहता है, ये स्क्वैमस इपिथेलियम। जैसे कि एग्जांपल में एक यहाँ पे दिए हुए हैं कि एल्वोलर सैक, लंग्स का एयर सैक में प्रेजेंट रहेगा, वहां से क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स और एल्वोलर सैक के बीच में डिफ्यूजन होता है, मतलब तो होता ऐसे है, देखो ना, जैसे मान लो कि ये हो गया एल्वोलर सैक, ये हो गया एल्वोलर सैक और ये इधर हो गया, ये सब हो गया ब्लड वेसल्स।
ये लंग्स का एल्वोलर सैक हो गया। अगर हम लंग्स के ट्रैकिया, अभी ट्रैकिया में से ये ब्रांचिंग होता है रेस्पिरेशन में, तो ये ट्रैकिया के लंग्स पढ़ा है सब क्लास 7 में, गड़बड़ हो गया इसे। अब इसमें से ये ब्रांचिंग और पतला पतला स्मॉल स्मॉल ब्रांचिंग वगैरह होता है। सबसे लास्ट में प्रेजेंट रहता है एक बलून शेप स्ट्रक्चर, थोरेसिक कैविटी में लंग्स होता है, तो बलून शेप स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एल्वोलाई या एल्वोलर सैक। अब जो हम लोग सांस लेते हैं लोग, तो यह ऑक्सीजन एक्चुअली पूरा एयर आया अंदर, ये ऑक्सीजन क्या मतलब शुरू में तो पूरा एयर ही आया अंदर, और ये रहता है यहाँ पे। अब कंसंट्रेशन डिफरेंस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अब ये हो गया एल्वोलर सैक, और मिलियंस ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज इसके चारों तरफ क्या रहता है कि प्रेजेंट रहता है। मतलब ये पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, बहुत सारा कैपिलरी ब्लड वेसल्स इसको चारों तरफ से कवर्ड रहता है, हाँ एल्वोलर सैक का। अब वही कैपिलरीज में से, ब्लड वेसल्स में से होता ही है कि इसमें जो एयर से, ये जो है ना ये एयर, इसमें से ऑक्सीजन इसमें से चला जाता है ब्लड वेसल्स में, और कोई दूसरा ब्लड वेसल्स ही रहता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है इसमें, और यही कार्बन डाइऑक्साइड से होते हुए फिर बॉडी से बाहर, जब सांस छोड़ते हैं तो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोलिक्यूल्स डिफ्यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन लंग्स के एल्वोलर सैक में से इसमें, और ब्लड वेसल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से इसमें। जनरली वैसा पार्ट जहाँ पे डिफ्यूजन होता है वहाँ तो अब जो यहाँ पे ये जो एल्वोलर सैक का वाल है, ये वाल या फिर ब्लड वेसल्स का डक्ट, ये सब बना हुआ रहेगा किस चीज का, स्क्वैमस एपिथेलियम का, क्योंकि इसी के अक्रॉस ना डिफ्यूजन हो रहा है। चाहे अगर हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे तो डाइजेशन में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का एक सरफेस ऐसे भिलाई लेके रहता है, अब इसमें प्रेजेंट रहता है ब्लड वेसल्स, क्या प्रेजेंट रहता है, ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स। अब इसमें अब स्मॉल इंटेस्टाइन में से जैसे कि मान लो कि स्टार्च डाइजेस्ट हो जाएगा तो बनेगा ग्लूकोज, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो बनेगा अमीनो एसिड वगैरह वगैरह। तो अब मान लो कि अब यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लूकोज मोलिक्यूल, इसमें क्या प्रेजेंट है, तो अब वो ग्लूकोज मोलिक्यूल को जाना है सेल तक, तो अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से वो के विलाई से वो ऑब्जर्व हो जाएगा ब्लड वेसल्स में। यहाँ पे कहाँ पे चला गया, किसमें चला गया, वो सब ऑब्जर्व हो जाएगा ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का विलाई या फिर ये ब्लड वेसल्स का डक्ट, ये एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसमें से मोलिक्यूल्स ऑब्जर्व हो रहा है, इसमें समझ में रहा है। तो ये सब जगह पे ज्यादातर क्या प्रेजेंट रहता है, स्क्वैमस एपिथेलियम, जहाँ मोलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है, एक ओर से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे तरफ जाता है, ये बात बोल रहे हैं। तो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ रहता है वो सब बना हुआ रहता है स्क्वैमस एपिथेलियम का। दे आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ एल्वोलर सैक, यही मतलब ये इसके वॉल में एल्वोलर सैक, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अभी तो बताइए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, इवन ब्लड वेसल्स के डक्ट में भी, तो ये सब में प्रेजेंट रहता है क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम। सेल ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम जैसे भी हो स्क्वैमस एपिथेलियम का सेल, समझ में आ रहा है ना। स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है इसके सेंटर में, न्यूक्लियस जनरल इसके अप्रॉक्स सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट रहता है। स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में हो गया, तो अब इसके बाद किस में चलेंगे हम लोग, क्यूबॉइडल। देखो सिमिलरिटी ये है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का सेल क्यूब लाइक रहेगा, फ्लैट क्यूब लाइक सेल रहेगा, और सिंगल लेयर में प्रेजेंट रहेगा, है ना, और यहाँ पर भी मल्टी लेयर प्रेजेंट नहीं है। हाँ, दूसरी बात जहाँ तक बोलेंगे तो ये ज्यादातर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये ज्यादातर वहाँ पे प्रेजेंट रहता है जहाँ पे सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन का काम, ये सब में सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन वगैरह का काम ज्यादा होता है। जैसे कि मान लो कि कोई ग्लैंड के डक्ट में, ग्लैंड्स को हल्का सा बताए थे कि जो सेक्रीट करता है उसको बोलते हैं ग्लैंड। तो मेजर ग्लैंड वाला पूरा ग्लैंड के ही बारे में बात करें, है ना, तो वो सब तो बनेगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम से, जबकि बताए हुए हैं कि वो क्यूबॉइडल और कॉलमनर यही सब का मॉडिफिकेशन होता है, तो उसमें जानेंगे ग्लैंड के बारे में। लेकिन हम बोले ग्लैंड के डक्ट में, डक्ट मतलब वो पाइप, समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम ज्यादातर प्रेजेंट हो ही रहता है। ग्लैंड के डक्ट वगैरह में क्या होता है कि वो सब मतलब जहाँ कहीं भी सेक्रीशन वगैरह, बकल कैविटी के लाइनिंग में, माउथ में, अच्छा हाथ ऊपर उठा के टच हो रहा है, जीभ को निकाल दो,
और जहाँ जहाँ ऊपर ये टच हो रहा है तो सब बकल कैविटी के लाइनिंग वगैरह में प्रेजेंट रहता है क्या, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। वहाँ से भी सेक्रीशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक का लाइनिंग हम लोग आगे कलमदर में भी पढ़ेंगे लोग। जहाँ जहाँ सोचते कि सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट रहता है, नेफ्रॉन किडनी का इनफैक्ट यूनिट ही है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन सेल। तो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल पार्ट में, ट्यूब्यूल अब तो क्लास 10th में पढ़ना है, एक्सक्रीशन किडनी का फंक्शन, उसके अंदर का स्ट्रक्चर और कैसे किडनी का यूनिट नेफ्रॉन ब्लड को प्यूरिफाई करता है, मतलब फिल्टर करता है, ठीक है। तो वहाँ से यूरिनेशन, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तब उसमें एक पार्ट होता है ट्यूबुलर पार्ट, है ना। तो ट्यूबुलर पार्ट में हमेशा एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन होते रहता है। तो वो किडनी में मतलब वो नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में प्रेजेंट रहता है कौन, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। तो बेसिकली इवन नॉट ओनली क्यूबॉइडल वाला, कॉलमनर इपिथेलियम भी ज्यादातर वहीं पे प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे ज्यादातर सेक्रीशन और क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो अभी इतना बात लिख लेते हैं। हाँ, इसमें भी स्क्वैमस इपिथेलियम के जैसा हल्का सिमिलरिटी ये भी है कि क्यूबॉइडल इपिथेलियम के सेल में भी न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट में रहता है, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे लोग स्क्वैमस इपिथेलियम के बारे में, और अब ये दूसरा वाला आ गया क्यूबॉइडल इपिथेलियम ना। क्यूबॉइडल नाम से क्लियर है कि जो इस क्यूबॉइडल इपिथेलियम में जितने भी सेल्स होंगे वो सेल्स क्यूब के फेस का होंगे, मतलब क्यूब लाइक सेल होंगे। दे आर सिंगल लेयर, सिंगल लेयर क्यों, क्योंकि सबका सब हम लोग सिंपल इपिथेलियम का ही पार्ट पढ़ रहे हैं लोग, इसलिए सिंगल लेयर ऑफ थिन क्यूब लाइक सेल्स, पतला 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 इसे क्यूब लाइक सेल्स के लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्यूबॉइडल इपिथेलियम। कुछ ऐसा ही इसको बोलेंगे हम लोग क्यूबॉइडल इपिथेलियम। दे आर प्रेजेंट इन द पार्ट वेयर सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स रेगुलरली, जहाँ पे कंटिन्यूअसली सेक्रीशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो दोनों में समझ में आ रहा है ना। तो अगर जितना भी जगह जहाँ पे देखेंगे क्यूबॉइडल इपिथेलियम प्रेजेंट है, वहाँ पे सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है, तो वहाँ पे होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन होगा ही होगा। तो अब कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो दे आर फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स के डक्ट हैं उनमें प्रेजेंट रहेंगे। हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड भी दो टाइप से होता है, एक वो ग्लैंड जिसके पास डक्ट होता है और एक वो ग्लैंड जिसके पास डक्ट नहीं होता है। जैसे कि जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है जिनसे हार्मोन सेक्रेट होता है, ग्लैंड दो टाइप से, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जिससे हार्मोन सेक्रेट होता है उनके पास डक्ट नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो जूस हार्मोन तो सेक्रेट करेंगे नहीं, जूस एंजाइम वगैरह सेक्रेट करेंगे, उनके पास ग्लैंड होता है। तो ये सब जो डक्टेड ग्लैंड है जिनके पास डक्ट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसमें प्रेजेंट रहता है कौन, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, समझ में आ रहा है ना। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड में तो डक्ट नहीं है, फिर डक्ट नहीं तो उसके तो डक्ट नहीं तो प्रेजेंट कहाँ रहेगा, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में प्रेजेंट रहता है उनके डक्ट में। सिंपली लिख दिए डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहता है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में प्रेजेंट रहता है। नेफ्रॉन का फोटो तुमसे देखो नहीं किया होगा, अजीब लगेगा तुमसे, इस लगा कि कॉप है, समझ में आ रहा ना, चांद के जैसा लग रहा है। उसके बाद ऐसे रहता है, अच्छा धीरे धीरे तुम सब गेस करो, सब कैसा लग रहा है। बात समझो, कुछ ऐसा होता है नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट, ये आगे से और भी ज्यादा मुड़ा रहता है, मतलब कुछ ऐसा रहता है नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट किडनी में, नेफ्रॉन का प्रेजेंट है किडनी में, और चारों तरफ से, समझ में आ रहा है ना, चारों तरफ से इससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स घिरा हुआ रहता है। हाँ, जब चारों तरफ से इसे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स घिरा हुआ रहता है, सुना है सब, तो ब्लड वेसल्स चारों तरफ से इसे क्या होता है कि घिरा हुआ रहता है। तो ये वाला जो पार्ट हम बनाए हुए हैं अभी, ये वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं, यही है नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट। तो हमेशा आयंस हो या वाटर हो, सॉल्ट हो, जो भी यहाँ से बाहर और बाहर से अंदर, डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट काम होता है। तो इस ट्यूबुलर पार्ट से
आयंस वगैरह वाटर या सॉल्ट कहीं ऑब्जर्व होता है और कहीं सक्रिट होता है, तो कहीं सक्रीशन होता है इसमें और कहीं एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है, इसी ट्यूबुलर पार्ट में प्रेजेंट रहता है कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब नेफ्रॉन के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है क्लास 10th में, जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तब। इन सेल्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नेक्स्ट, इन सेल्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम 2 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंट्रल रीजन। जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल में न्यूक्लियस सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट रहता है, वैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल में भी न्यूक्लियस अप्रॉक्स सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट रहता है। कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में हल्का सा बताए थे कि वो एपिथेलियम जो कॉलम शेप के सेल का रहता है, मतलब जो सेल पिलर के जैसे रहता है, तो पिलर लाइक सिंगल लेयर में ही रहेगा, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम है तो सिंगल लेयर में ना रहेगा, और चूंकि कॉलमनर है तो इसका शेप कौन साइज का रहता है? पिलर लाइक रहता है, कॉलम के जैसा रहता है। इसमें जो न्यूक्लियस है सेंटर से नीचे रहता है, तो जनरली न्यूक्लियस इस सेल के बेस में प्रेजेंट रहते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जैसा कॉलमनर एपिथेलियम का भी मेन फंक्शन है सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है, तो ज्यादातर ये प्रेजेंट रहता है स्टोमक वॉल में या फिर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टाइन के वॉल वगैरह में क्या रहता है कि प्रेजेंट रहता है। मेन तक काम इसका ये है, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका भी कि ऊपर रहने का जगह अलग अलग है, लेकिन काम वही सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन वाला ही काम है। अब फंक्शन पर डिपेंड करता है, तो उसके अलग अलग लोकेशन है। कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट में कोई भी सेल कहीं पे मौजूद है, वो वहां पे इसीलिए मौजूद है कि उसका परफेक्ट फंक्शन वहीं पे है। समझ में आ रहा कि नहीं रहा? यहाँ पे जैसा फंक्शन वहां पे वैसा उस टाइप का सेल। इतना बात अभी हम लोग कॉलमनर के बारे में लिख ले लो, ठीक। बाकी उसके बारे में तो हमको पता ही है कि मेन तो तीन गो यही टाइप्स का होता है एपिथेलियम। अब पहिलका को छोड़ दो तो क्यूबॉइडल कॉलमनर एपिथेलियम मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग दो और डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर इसी पर सिलिया गया है, आगे पढ़ेंगे तो सिलिएटेड काम अब एब्जॉर्प्शन का नहीं, सिर्फ सेक्रीशन का है। नहीं, कुछ कुछ एंजाइम जूस हार्मोन्स वगैरह सेक्रीशन का है, तो उसको बोलेंगे लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं लोग कॉलमनर एपिथेलियम। columnar epithelium, this is the type of epithelium in which pillar like, मतलब ऐसे सीधा सीधा पिलर लाइक सेल ऐसे प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे पिलर लाइक सेल प्रेजेंट रहेगा और न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा इसके बेस में। मेन फंक्शन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम इज वही क्यूबॉइडल के जैसा ही है, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा। दे आर प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड स्मॉल, जरूरी नहीं है कि यहीं पे रहेगा, और भी जगह होता है, मतलब मेजर पार्ट यही है कि वो स्टमक में, लाइनिंग ऑफ स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट रहता है। जनरली ये तो बोल ही दिया कि न्यूक्लियस सेंटर से नीचे वाले पार्ट में रहता है, बेस में रहता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग कॉलमनर एपिथेलियम के बाद सिलिएटेड एपिथेलियम। ध्यान से बात समझो, अगर इसी एपिथेलियम, जैसे मान लो कि कोई क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, तो ये हो गया हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नहीं, और या फिर ये हो गया हमारा कॉलमनर एपिथेलियम। अब इसमें सेल सेंटर में रहेगा और इसमें बेस में रहेगा। अब अगर कॉलमनर एपिथेलियम या क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर बहुत फाइन स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाए, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग सिलिया। क्या बोलते हैं? सिलिया, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बता रहे उसी के बारे में। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिया। अब ये सिलिया के बारे में, हाँ देखो, अब इसी ये सिलिया प्रेजेंट होने के चलते ही इनको या इनको अब हम बोलने लगते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, सिलिया का काम ये है कि सिलिया हमेशा मूव करते रहता है, हमेशा ये घूमते रहता है, मतलब ये हमेशा ऐसे ऐसे घूमते रहता है, जैसे हमने मतलब कि कुछ है इसके ऊपर लगा हुआ है, अब हमेशा ऐसे हिलते रहता है। अब इसके हिलने से होता ये है कि अगर मान लो कि अब ये मतलब ये इधर से इस डायरेक्शन में हिल रहा है, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं लोग खेत में छोटा छोटा बिया गिरने के बाद तो हवा से सब बिया लहलहाता है, कभी मिला ना, सब बहुत सुंदर लगता है, नहीं तो वैसे ही ये सब क्या होता है कि छोटा छोटा तो है ही है, हिलते रहता है, इसमें मूवमेंट होते रहता है। तब अगर इसके ऊपर कोई चीज रहेगा तो अगर सबका मूवमेंट इस डायरेक्शन में है तो इसको क्या करेगा, सब ठेल कहने से कर रहेगा।
मैंने इसको मूव करा के इस साइड से इस साइड कर देगा सर। तो इसके एने वाला सरफेस तो कुछ ना कुछ चीज से अटैच है, तो एने वाला सरफेस फ्री सरफेस हो गया, फ्री सरफेस हो गया। तो फ्री सरफेस की तरफ सिलिया है और ये सिलिया मूव करते रहता है, और तो सिलिया के होने से फंक्शन इसका ये हो गया कि सिलिया अगर मूव करता है तो या तो कोई अगर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को मूव करा के एने से एने कर देगा, जिस डायरेक्शन में सिलिया मूव करेगा उस डायरेक्शन में इसके सेल के ऊपर एकदम इधर आउटर मोस्ट पर आवे करेगा। अब कुछ तो अब इसके ऊपर खाली रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं, अब इसके ऊपर तो कोई सेल नहीं ना है, आउटर मोस्ट में तो यही प्रेजेंट है, तो अब इसके ऊपर कोई अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको मूव करा के एने से एने कर देगा या इधर से इधर कर देगा। बात समझ में आ रहा है? या कोई म्यूकस प्रेजेंट है तो म्यूकस को मूव कराएगा, जहां से जहां पे भेजना होगा तो इसको कोई म्यूकस को या अपने सराउंडिंग को बता रहे हैं, या अपने सराउंडिंग को या कोई भी चीज कोई भी मॉलिक्यूल से इसके ऊपर प्रेजेंट है उसको इधर से उधर क्या करेगा कि मूव कराएगा। इसलिए होता क्या है, ध्यान से बात समझो। जैसे कि हम लोग रिप्रोडक्शन में क्लास 8 में पढ़ते लोग फैलोपियन ट्यूब, याद है ओविडक्ट को बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब। तो अगर हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात करें तो ये इधर ओवरी से क्या हुआ कि एग रिलीज हुआ है, अब एग आ गया यहाँ पे, अब इस सब में प्रेजेंट है सिलिया, क्या प्रेजेंट है सिलिया। अब ये सिलिया क्या करता है कि मूव इसको मूव करा के और यहाँ तक लेके आता है जहाँ पे ये मेल गेमेट से मीट करके और फिर क्या होता है कि फ्यूजन होता है। तो अब ओवरी से रिलीज होते इधर इधर फिम्बरी के साइड में है, इन्फेंटिबुलम के साइड में है, समझ में रहा है। अब जैसे ही अब ये यहाँ पे आएगा ये सिलिया मूव करता है तो ये इसके ऊपर प्रेजेंट जो एग सेल है ये एग सेल भी मूव होते हुए आ जाता है ऊपर वाले पोर्शन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इसको मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका काम यही है कि बस जो ये सराउंडिंग मीडियम को या मॉलिक्यूल्स को ऑब्जेक्ट को म्यूकस को ये सब क्या करता है कि मूव कराता है, मूवमेंट करना। ये सब ट्रैकिया में ब्रोंकाई में लंग्स में प्रेजेंट रहता है। लंग्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे लोग, ये हो गया ट्रैकिया, और ट्रैकिया से जो इधर निकलते हैं उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, मतलब एक राइट लंग्स की तरफ और एक लेफ्ट है। अब इसमें से जो कुछ भी निकलता है वो ब्रोंकियोल्स वगैरह हो गया, समझ आ रहा है ना? तो ये सब ब्रोंकाई वगैरह में क्या रहता है कि प्रेजेंट रहता है। ये सब म्यूकस वगैरह का मूव कराने में इसमें प्रेजेंट रहेगा। दूसरा क्या मूव होगा यहाँ पे? सिलिएटेड इपिथेलियम generally cuboidal और columnar epithelium modifies to have cilia। cilia का मतलब ये small hair like structure बताए हैं। कब वो ऐसा हो जाएगा कि उसके ऊपर ऑटोमेटिक मतलब तो रहता है एक्चुअली सेल के अकॉर्डिंग वो columnar या cuboidal ही रहता है, बस उसके ऊपर hair like structure cilia आ जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं ciliated epithelium। इसका मेन नाम क्या है? सिलिया मूव करेगा तो उसके ऊपर प्रेजेंट है जो सरफेस पर सिलिया है, उसके ऊपर प्रेजेंट है म्यूकस, चाहे कोई मॉलिक्यूल्स, एयर वाटर कोई भी मीडियम हो, तो उसके अकॉर्डिंग मीडियम को क्या करेगा कि मूव कराएगा, मॉलिक्यूल को ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हाँ, दे आर फाउंड कहाँ, कुछ एग्जांपल है कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो ब्रोंकियोल्स के लाइनिंग में, फैलोपियन ट्यूब में वही बताएं कि एक सेल को क्या करता है कि वो मूव कराता है, नीचे से लेकर ऊपर तक लेके जाता है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम है यही एक्चुअली में कॉलमनर और क्यूबोइडल का काम क्या है? नॉर्मल कॉलमनर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यही ना है तो वो काम ना। अब ओनली वो स्पेसिफिकली सिर्फ सेक्रीशन ही कर रहा है, पर्टिकुलराइज हो गया कि भाई तुमको सिर्फ सेक्रीशन ही करना है, मतलब हालांकि इंपॉर्टेंट चीज का सेक्रीशन करना है, तब उसको बोलेंगे हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नहीं, अब इस एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, नहीं तो वो क्यूबोइडल कॉलमनर जो सिर्फ सेक्रीशन करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गया, उनको बोलेंगे हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम। वही बात आगे बताएं कि ग्लैंड दो टाइप्स का होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तुम लोग में क्लास 9th है ना, 10th में पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन इंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सा ग्लैंड आता है, कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, वो हार्मोन से क्या फंक्शन होता है, मतलब हार्मोन का बॉडी में क्या फंक्शन है। वो हार्मोन अगर ज्यादा मात्रा में सेक्रेट हो गया तब बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगा, कम मात्रा में सेक्रेट हो गया तब बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगा। तो वो सब के बारे में हम लोग को डिटेल्स में जाना है। क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे लोग, उसमें ये ग्लैंड के बारे में भी जानना है और न्यूरॉन के बारे में भी जानना है, नर्वस। हाँ, तो इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ध्यान से इंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, मतलब ये वो ग्लैंड है
जिसके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं, डक्ट में पाइप ट्यूब नली प्रेजेंट नहीं। अब ध्यान से देखो, मान लो कि यहाँ पे कोई ग्लैंड है, अब उसको कोई दूसरा ऑर्गन के पास कोई सामान भेजना है, चीज भेजना है, तो कैसे भेजेगा? वो ग्लैंड से भेजेगा ब्लड में, अब ब्लड से बहते हुए वहां पे जाएगा, फिर वहां पे चला जाएगा। समझ में रहना। जिसके पास ट्यूब है, ब्लड में भेजने की जरूरत नहीं है, वो उस ट्यूब से कनेक्टेड है, बस ट्यूब में डाल दिया, वो सीधे वहीं पे चला गया। बात समझ रहा है? जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट प्रेजेंट नहीं है। इंडोक्राइन ग्लैंड जनरली हार्मोन सेक्रेट करता है। क्या सेक्रेट करता है? हार्मोन। तो अब अगर ये तो सेक्रेट करेगा क्या? हार्मोन। तो अब अगर इसको हार्मोन को जहां से जो ग्लैंड है वो वहां से सेक्रेट हुआ और जिस टिश्यू में जहां पे भेजना है, तो अब इसके पास है नहीं, तो क्या करेगा? उस हार्मोन को ट्रांसपोर्ट कर डिफ्यूजन होकर उसके ग्लैंड से चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड से होते हुए चला जाएगा वहां पे। तो वही लिखे हैं कि दे पावर डालना, उड़ेलना, दे पावर देयर सेक्रेशन इनटू ब्लड, और थ्रू ब्लड वो सर्कुलेट करता हुआ वो टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। ये ब्लड में क्यों भेजता है? क्योंकि इसके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं है, और इसके पास डक्ट प्रेजेंट होता है, ब्लड में भेजने की जरूरत, फिर पाइप से जहां भेजेंगे वहीं पे चला जाएगा। बात खत्म। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट, इनके पास डक्ट होता है, डक्टेड ग्लैंड बोलते हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड है और ये डक्टेड, यानी इसके पास अपना प्रॉपर डक्ट प्रेजेंट है। अब जहां से जहां भेजना है उस डक्ट से वहां भेजना है, डक्ट से चला जाएगा, बीच में एने करने की जरूरत नहीं। दे पावर देयर सेक्रेशन ऑन द टारगेट ऑर्गन या टिश्यू। अब सीधे थ्रू डक्ट नहीं लिखे हैं, चलो यहाँ पे डक्ट लिखिए दिए हैं ना। अब ये समझो कि ये ब्लड में नहीं, वो डायरेक्ट जहां पे भेजना है सीधे वहीं पे वो क्या करता है कि अपने डक्ट के थ्रू भेज देता है। ये क्या क्या सेक्रेट कर रहा है? जैसे जूस नहीं, जैसे डाइजेस्टिव जूस, लीवर सेक्रेट कर रहा है बाइल जूस ना, इंटेस्टाइनल जूस, सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेट हो रहा है सलाइवा माउथ में। तो ये सब कौन सा ग्लैंड हो गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि सब हार्मोन तो सेक्रेट नहीं कर रहा है, एंजाइम जूस वगैरह सेक्रेट कर रहा है, एंजाइम मिल्क स्वेट, जो पसीना आ रहा है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है। तो स्वेट ग्लैंड से क्या आता है कि स्वेट ग्लैंड सब स्किन ग्लैंड ये सब, सलाइवा, ईयर वैक्स, कान में जो निकलता है ईयर वैक्स जो भी हो, तो ये सब सेक्रेट करने वाला कौन सा ग्लैंड होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। खैर अब उससे एक्चुअली कौन कौन ग्लैंड है जो कौन कौन की सब चीज को सेक्रेट कर रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, तो अभी कौन सा कंप्लीट हुआ है? हम लोग पांचों का पांचों टाइप्स पढ़ लिए, पांचवा है ना जी, ग्लैंडुलर इपिथेलियम है ना, तब इपिथेलियम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मस्कुलर पढ़ा जाए।